राम राम, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम मेट्रो न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में चलो गांव अभियान प्रशिक्षण शिविर अभियान की शुरुआत की और इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर गांव-गांव जाकर लोगों को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जागरूक करने और ज्यादा से ज्यादा वोट डालने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत पटौदी विधानसभा के हेली मंडी मंडल में भी अभियान की शुरुआत की गई है और इसमें लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने एक मुहिम शुरू की है लोकसभा चुनाव से पहले कि हमारी पार्टी के जो चाहे वो वरिष्ठ कार्यकर्ता है या सामान्य कार्यकर्ता है, वो सभी गांवों में सभी बूथों पर एक तरीके से हम ये कहते हैं कि पूरे बूथ का अध्ययन करेगा और उसमें वहाँ जाकर उस बूथ की समस्याओं से, वहाँ रहने वाले प्रमुख लोगों से, वहाँ रहने वाले कार्यकर्ताओं के साथ रात्रि विश्राम वहीं करेगा। दिन भर उसकी पूरे दिन की जो रूपरेखा रहेगी वो दिन भर उस बूथ पे लगभग 1000 से 1500 के बीच में आसपास एक बूथ पे वोट होती है। तो एक 24 घंटे का जो समय होता है वो बहुत समय हो जाता है और उसमें वो पूरे बूथ को कवर कर सकता है। ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक ऐसी मुहिम शुरुआत की है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हम स्तरीय कार्यक्रम है और आज जिले के सभी जो 15 मंडल है, 15 के 15 मंडल में इस तरीके की आज बैठक ये कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है और समय सबका थोड़ा सा अलग अलग है। कोई 11 बजे है, कोई 2 बजे है, कोई 4 बजे है, लेकिन आज पूरे जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश में इस तरीके की वो है और 9 तारीख को पूरे प्रदेश में कार्यशाला रहेगी और ये कार्यशाला इसी महीने में दूसरी बार भी रहेगी और मार्च के महीने में फिर 2 बार और, मतलब एक कार्यकर्ता को एक बूथ पर 4 बार प्रवास करने का समय मिलेगा। और ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि जब एक कार्यकर्ता एक बूथ पर 24 चौके 96 घंटे प्रवास कर लेगा तो मुझे लगता है कि वो हर व्यक्ति से वहां मिल लेगा जो उस बूथ पे रहने वाले लोग हैं। और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें पूर्ण प्रचंड बहुमत से पिछली बार के ज्यादा मार्जिन से जीतेगी और डंके की चोट पर 10 की 10 लोकसभा सीटों पे कमल का फूल। वहीं गुरुग्राम में साइबर ठगी के आरोप में अरेस्ट किए गए 14 आरोपियों ने देश भर में लोगों से 46 करोड़ 55 लाख रुपए की ठगी की थी और इन पर आईबीपीएस के खिलाफ देश भर में 12,116 शिकायतें दर्ज मिली हैं। आरोपियों के खिलाफ 523 एफआईआर दर्ज है और इनमें से 13 एफआईआर हरियाणा में दर्ज की गई हैं। तो एसीपी साइबर प्रियांशु दीवान की अगुवाई में साइबर क्राइम थानों की टीमों ने पिछले दिनों साइबर ठगी के आरोप में 14 साइबर अपराधियों को अरेस्ट किया। सर, 14 आरोपी साइबर ठगी गिरफ्तार किए हैं, क्या है वो कुछ मामला बताइए। देखिए, गुरुग्राम पुलिस जिन भी साइबर अपराधियों को अरेस्ट करती है तो हमारा प्रयास ये रहता है कि इन अपराधियों द्वारा पूरे भारतवर्ष में और जितने भी साइबर अपराध किए गए हैं इनके द्वारा उनका भी खुलासा किया जाए। तो उसी क्रम में हमने इन सभी आरोपियों से जो मोबाइल और सिम इत्यादि बरामद किए उसको I4C डेटाबेस में चेक किया और हमें ज्ञात हुआ कि इन जो 14 आरोपियों ने लगभग 46 करोड़ 55 लाख की ठगी पूरे भारतवर्ष में की है, लगभग 12,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स में। और इसी क्रम में जिन अन्य ज़िलों में इन्होंने ये कार्रवाई करी है उनके कंसर्न ऑफिसर्स को भी मेरे द्वारा लेटर लिखा जाएगा कि वो भी अपने मुकदमों में इन आरोपियों को शामिल जांच कर सकें। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि भाई ये आरोपी त्वरित तौर पे बेल पे नहीं आ पाएंगे और जो एक साइबर ठगी का जो नेक्सस है उसकी कमर टूट जाती है। सर, साइबर क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए किस तरीके से आपकी टीम और आप काम करते हैं? देखिए, साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु सबसे पहले तो गुरुग्राम साइबर पुलिस सभी लोगों से विनम्र निवेदन करती है कि किसी भी ऐसे अननोन लिंक पे क्लिक ना करें जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। किसी भी ऐसे वीडियो कॉल को ना उठाएं जिनके बारे में आपके बारे में आप जानते नहीं हैं। अपना ओटीपी अननोन लोगों के साथ शेयर ना करें। तो जिसे कहते हैं बेसिक साइबर हाइजीन, जो ये मैं कुछ आपको बिंदु बता रहा था, इसे बेसिक साइबर हाइजीन कहते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट रेमेडी जिसे कहा जाता है। तो अगर सभी लोग बिल्कुल अवेयर होंगे तो साइबर क्राइम आराम से रुक पाएगा, अवेयरनेस जिसे कहते हैं। और यदि किसी के साथ बाई चांस साइबर क्राइम हो भी जाता है तो तुरंत 1930 पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं, बिल्कुल भी डिले ना करें।
जिससे जो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, 1930 पोर्टल पे लिंक्ड होते हैं और जिस भी खाते में आपके जो डिफॉल्टेड अमाउंट आपके खाते से निकल के जिस खाते में जाता है उस पे होल्ड या लीन इत्यादि लगाया जा सकता है और पैसे आपको रिफंड कराए जा सकते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम के आम लोगों से लेकर बिल्डर्स ने गुहार लगाते हुए स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की परमिशन की मांग सरकार से की है और इस विषय में गुरुग्राम के लोग पहले भी मुख्यमंत्री से मिलकर चर्चा की गई थी। दरअसल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने स्टिल्ट पार्किंग के साथ 4 फ्लोर के निर्माण के नक्शे पर रोक लगाई थी, जिसे तकरीबन 1 साल बीत चुका है और प्रदेश सरकार ने 4 फ्लोर से संबंधित समस्याओं को लेकर बीते साल मार्च महीने में ही एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई थी। एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने टाउन प्लानिंग, HSVP, प्रदूषण कंट्रोल डिपार्टमेंट, RWUA, बिल्डर और होम डेवलपर के साथ कई मीटिंग कर जून महीने में अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपी और इस रिपोर्ट को दिए हुए 7 महीने बीत चुके हैं और अब न्यू गुरुग्राम के लोग एक बार फिर से सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार पुरानी जोनिंग को लागू करते हुए स्टिल्ट प्लस 4 मंजूरी दे। देखिए, स्टिल्ट प्लस 4 गुड़गांव की तरक्की में बंद होना एक, मैं तो कहूँगा, तरक्की में रोड़ा आ गया है। इससे ना सिर्फ आम जन को परेशानी हो रही है, सरकार को बहुत भारी रेवेन्यू लॉस इसमें हो रहा है। करीब हम जब कैलकुलेशन लगाएंगे तो एक प्लॉट से करीब 30 से 35 लाख रुपए सरकार को डायरेक्ट रेवेन्यू लॉस होता है। इनडायरेक्टली तो जीएसटी और वो लगाएंगे तो जाके 50 के पार पहुंच जाता है। और आम जन को दिक्कत ये हो रही है कि पिछले, आप देखोगे 4-5 साल में लोगों ने जैसे परचेजिंग की है प्लॉटों की, वो 4 फ्लोर समझ के ली है। इवन सरकार ने भी जो ऑक्शन की हुडा सेक्टर्स में, वो 2.64 का हमारे यहाँ एफएआर होता है जी, उसके अकॉर्डिंग 4 फ्लोर बन सकते हैं। ऑक्शन में भी लोगों ने उस 2.64 को समझ के ही प्लॉट खरीदा था कि 4 फ्लोर बनेंगे। अब चूंकि 4 और 3 के बीच में पेच अटक गया, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये परमानेंट बंद हो गया है, पर ये जो पेच अटक गया है इससे लोग कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और गुड़गांव की तरक्की में ये बड़ा रोड़ा आ गया है। तो मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि स्टिल्ट प्लस 4 जो 4 है, स्टिल्ट प्लस 4 स्टोरी हैं, ये आज समय की जरूरत है, शहर की जरूरत है और हर आम जन की जरूरत है। तो इसलिए स्टिल्ट प्लस जो 4 स्टोरी हैं इसको जल्द से जल्द खोला। गुरुग्राम में स्टंटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। स्टंटबाज मुंबई एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे 48, सोहना रोड और गोल्फ कोर्स रोड पर जमकर स्टंटबाजी कर रही हैं। ये स्टंटबाज मुंबई एक्सप्रेसवे रोककर बर्थडे पार्टी करते कैमरे में कैद हुए हैं और अब एक्सप्रेसवे पर रिवर्स गियर में दौड़ा रहे कार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने स्टंटबाजों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। देखिए, हमारे पास कई माध्यम से इस तरीके की वीडियोस, जो वायरल वीडियोस हैं, जिसमें आमतौर पर दिखता है कि काफ़ी युवा जो हमारी जनरेशन है वो अलग अलग विभिन्न तरीके से दुरुपयोग करते हुए व्हीकल्स का और अलग अलग रूट्स पर, खासकर द्वारका एक्सप्रेसवे, मुंबई एक्सप्रेसवे या इस टाइप की रोड पे और जो हमारे यहाँ पर गोल्फ कोर्स रोड है उस जगहों पर स्टंट करते हुए या फिर जो ट्रैफिक का नियमित रूप से जो पालना ना करते हुए इस तरह की गतिविधियों में सामने आते हैं, उनके खिलाफ सख्ताई से कार्रवाई करी जाती है और उनकी पहचान करी जाती है और संबंधित के खिलाफ जो ट्रैफिक नियमों के अवहेलना करने के संबंध में भी केस रजिस्टर्ड करे जाते हैं। तो ये एक चेतावनी भी है, एक वार्निंग है सभी के लिए जो लोग इस तरीके की वीडियोग्राफी या इस तरीके की जो वीडियोस बनाते हैं या इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ सख्ताई से कार्रवाई करी जाएगी। तो इस तरीके की गतिविधियों से अपने आप को बचाएं और ऐसी चीज़ों में संलिप्त ना हो। तो जो वीडियोस पुलिस के जो हाथ लगी थी रिसेंटली, कुछ एक युवक है जिसको लेकर के, उसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की गई है ट्रैफिक नियम अनुसार? देखिए, संबंधित के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी और पुलिस उसकी सर्च कर रही है और एज सुन एज पॉसिबल उसको पकड़ा जाएगा। उसके खिलाफ जो नियमित रूप से कार्रवाई है वो करेगी। छोरे हरियाणे ते आए हुए, गाड़ी चोड़े चोड़े टेराली लाए हुए, तेरे वर्गे मिलने नो तरसन ओ टाइम नहीं देंदा उन्हां नू।
वहीं गुरुग्राम फरीदाबाद का कूड़ा उठाने वाली चीन की कंपनी इकोग्रीन अब खतरे में पड़ गई है। इकोग्रीन के काम में लापरवाही बरतने के चलते नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने सरकार को इकोग्रीन के खिलाफ समापन के लिए फाइनल नोटिस भेजा है। बता दें कि नगर निगम इकोग्रीन को काम के सुधार के लिए कई बार अल्टीमेटम दे चुका है। 1 महीने पहले भी नगर निगम ने इकोग्रीन को अल्टीमेटम दिया था। बावजूद इसके इकोग्रीन के किए गए कामों में सुधार नहीं हो रहा था और इसके बाद अब नगर निगम ने सरकार को इकोग्रीन के खिलाफ फाइनल नोटिस भेजा है। बता दें कि हर साल नगर निगम शहर की सफाई व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है। बावजूद इसके शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो आपको बता दें कि इकोग्रीन कंपनी को फाइनल नोटिस दे दिया गया है और इसके साथ आपको बता दें इकोग्रीन वही कंपनी है जो चीन की ओर से संचालित की जाती है। तो इकोग्रीन कंपनी को फाइनल नोटिस दे दिया गया है और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि नगर निगम गुरुग्राम ने सरकार को लेटर लिखा। तो इकोग्रीन के समापन के लिए ये लेटर लिखा गया और जल्द इकोग्रीन का अब समापन हो सकता है। तो चीन की कंपनी इकोग्रीन को फाइनल नोटिस दे दिया गया है और जल्द इसका समापन हो सकता है। ये प्लानिंग तो हमारा जो मेन कंसेशनर है वो इकोग्रीन है और उसके कार्य ना करने की वजह से थोड़े हालात हमारे ख़राब हुए हैं। जो सेकेंडरी पॉइंट से कलेक्शन करके वो डोर टू डोर का कलेक्शन करके जो बंदवाड़ी वो गार्बेज ले जाता था तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है हमें। तो उस एवज में उसका जो टर्मिनेशन का था वो प्रीलिमिनरी नोटिस हम ऑलरेडी दे चुके हैं। उसका टाइम पूरा होने के बाद हमने फाइनल नोटिस जो तैयार किया है टर्मिनेशन का उसको गवर्नमेंट को भेजा है और गवर्नमेंट से क्या उसका टर्मिनेशन का आता है उसके बाद उसको फाइनल टर्मिनेशन किया जाए। कब तक उम्मीद है सर, क्योंकि काफ़ी सालों से विवाद हुए हैं यही को? उम्मीद तो यही है कि जब से मतलब हमने उसको प्रीलिमिनरी टर्मिनेशन दिया है उसके बाद उसका कार्यशैली में थोड़ा गिरावट आई है। उसने अपना प्लान सबमिट किया था हमें कि हम इम्प्रूव करेंगे, पर कुछ इम्प्रूवमेंट ना होते हुए तो हमने देखते हुए फाइनल टर्मिनेशन का नोटिस दिया है। सर कहीं ना कहीं इकोग्रीन के अधिकारियों के माने तो उनका कहना है कि नगर निगम से कुछ अमाउंट बाकी है, वो नगर निगम पे नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम है। एज सच नगर निगम की तरफ कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। थोड़ा इशू ये है कि उनका जो टिपिंग फीस था जो पहले हम 1000 रुपये पर टन देते थे उनको ट्रांसपोर्टेशन का, वो हमने घटा के 333 कर दिया। तो 330 जो है वो चैलेंज करते हैं कि हमें पूरा 1000 रुपये दिया जाए, परंतु एज पर MCG और गवर्नमेंट वो हमारा 333 बनता है, इसलिए हमने उसको 330 स्टार्ट किया। उस पेमेंट को लेके वो कहता है कि ये पेमेंट हमारी आपकी तरफ ड्यू है। और सर कितने दिन का अल्टीमेटम अब इकोग्रीन को निगम के बाद? अल्टीमेटम हमने जो देना था 1 मंथ का नोटिस था हमारा प्रीलिमिनरी नोटिस के बाद फाइनल नोटिस देने के लिए। अब फाइनल नोटिस के बाद हमें उसको 60 डेज सिर्फ ट्रांसफ़र करने के लिए अपनी जो एसेट्स हैं लायबिलिटीज़ हैं वो हमें होल्ड कराने के लिए हैंडेड ओवर टेकन ओवर के लिए टाइम लगेगा। अदरवाइज फाइनल नोटिस के बाद विद इन 60 डेज ऑटोमेटिक टर्मिनेट माना जाएगा। सोहना के फव्वारा चौक पर 2 आवारा पशु के बीच जमकर लड़ाई हुई। आवारा पशुओं की लड़ाई के कारण बच्चों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। आवारा पशुओं ने लड़ते हुए वहां खड़ी एक वैगनार कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। आने जाने वाले लोग अपने स्कूटी और मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से भागते नजर आए। लोगों का कहना है कि नगर में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके परिषद इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और इसके चलते आवारा पशु लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी फव्वारा चौक पर आवारा पशुओं की लड़ाई से दुकानदारों का काफी नुकसान हुआ था। तो फव्वारा चौक पर 2 आवारा पशु भिड़ते नजर आए, जिसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके चलते बच्चों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वैगनार गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पशुओं की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन इसके टेंडर के लिए हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। आगामी 3-4 दिन के अंदर हम ये प्रोसेस पूरा करके जल्दी टेंडर लगा देंगे इसका। मैम जिस तरह नंदी की प्रॉब्लम है यहाँ पर, जैसे गौशाला मना कर दे तो ये भी तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं, हमने नंदी के लिए भी बात की है। एक सिलानी गौशाला में हमारी बात हो चुकी है, वो जल्दी ही वो नंदी भी लेने के लिए तैयार है और जल्दी हम प्रोसेस पूरा करके ये काम शुरू करा देंगे पकड़ने का। करीब कितने दिनों में राहत मिल जाएगी लोगों को? विद इन वीक हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये टेंडर लगे।
वहीं सोहना में आए दिन चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कस्बे के बाईपास पर आधी रात को चोरों ने एटीएम में लूट की कोशिश की। हालांकि चोर कैश नहीं निकाल पाए, लेकिन चोरों ने एटीएम मशीन के साथ जमकर तोड़फोड़ की। इस मामले में पुलिस का कहना है कि उनके पास कोई भी जानकारी नहीं है। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात चोर बाईपास पर स्थित एटीएम बूथ में दाखिल हुए थे और एटीएम हिटैची बैंक का है जो बाईपास की दुकानों में स्थित है और चोर एटीएम से कैश नहीं निकाल पाया क्योंकि मशीन काफी मजबूत थी। पैसे निकालने के लिए चोरों ने मशीन को तोड़ना शुरू किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बलवंत भाटिया जी। तो क्या इधर सुबह आया था घर से, निकल के देखा तो एटीएम का ताला ये टूटा हुआ था सब, तो कोई कैश नहीं गया कुछ भी। तो इसकी सूचना तो अपने इनका जो एजेंट है उनको दे दिए सूचना, कैश बस कुछ गया नहीं है, उनको बता दिया भी हो गया है बस। आए भी हैं वो देख, बैंक वाले आए थे कैश डालने को जी, तो वो देख के चेक करके चले गए। क्या कह के गए हैं? उनको जी अब वो मैकेनिक इंजीनियर वगैरह आएंगे, कोई वही करेंगे, तो कोई कुछ नहीं गया। तो 24 घंटे खुले रहता है जी। तो कोई वो एजेंट जानते हैं जी, वो तो अब वही आके करेंगे जो भी कुछ करेंगे। कोई गार्ड वगैरह कोई नहीं रहता। ठीक है। कितने बजे की घटना है? करीब 3 बजे की घटना है जी। ठीक है। गुरुग्राम के बाद अब फरीदाबाद की खबरों का रुख करते हैं। 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की बड़ी चौपाल पर अलग अलग राज्यों और विदेशी कलाकार अपनी संस्कृति पेश कर रहे हैं। वहीं मुंबई का मशहूर लावणी डांस भी प्रस्तुत किया जा रहा है और इसे देखकर दर्शक झूम रहे हैं। मुंबई से आई सांस्कृतिक कार्यक्रम टीम की इंचार्ज माधवी ने बताया कि वो यहाँ चौपाल पर उनकी टीम मुंबई का मशहूर लावणी डांस प्रस्तुत कर रहे हैं और मेल दर्शकों को अपनी संस्कृति से रूबरू करवा रहे हैं। तो बड़ी चौपाल पर कलाकारों ने प्रस्तुति दिखाई और इसी के साथ आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की ये तस्वीरें हैं। और इसके साथ आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों से और विदेशों से यहां पर प्रस्तुतियां दिखाई जा रही हैं। तो संस्कृति का प्रदर्शन कलाकारों की ओर से किया जा रहा है और मुंबई का मशहूर लावणी डांस भी इस दौरान प्रस्तुत किया गया। तो अपनी संस्कृति से कलाकार रूबरू करवा रहे हैं और 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आपको बता दें 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की बड़ी चौपाल पर अलग अलग राज्यों और विदेशी कलाकार अपनी संस्कृति पेश कर रहे हैं। वहीं मुंबई का मशहूर लावड़ी डांस भी प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे देखकर दर्शक झूम रहे हैं। मुंबई से आई सांस्कृतिक कार्यक्रम टीम के इंचार्ज माधवी ने बताया कि वो यहां पर चौपाल पर उनकी टीम मुंबई का मशहूर लावड़ी डांस प्रस्तुत कर रहे हैं और मेले के दर्शकों को अपनी संस्कृति से रूबरू करवा रहे हैं। तो 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर संस्कृति का प्रदर्शन कलाकारों की ओर से किया जा रहा है। सूरजकुंड के लिए हमको मुंबई महाराष्ट्र से भेजा गया है अपना परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ अपनी परंपरा दिखा रहे हैं हम लोग। वैसे तो महाराष्ट्र की बहुत सारी परंपराएं, उसमें से एक है लावणी जो अभी हमने प्रस्तुत की है। और हमको यहाँ जो बुलाकर हमारा सम्मान किया है, इतना बड़ा योगदान दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं हरियाणा ग्रुप। धन्यवाद। वो तो सरस्वती जी की कृपा है जी, मतलब जो भी है ऊपर वाले की कृपा से। हरियाणा की धरती पर आए हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति लेकर आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। जो आपने गीत गाए हैं उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, वो किस तरह से महाराष्ट्र की संस्कृति से जुड़ रहे हैं, जो आपके साथ में आए हुए जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने परफॉर्म किया है। हाँ, पहले तो हमने मुजरा किया। मुजरा मतलब रसिकों को सलामी होती है, नमस्कार किया जाता है, उसे कहते हैं मुजरा। जो सब ग्रुप आके यहाँ पर आने वाले दर्शकों का स्वागत करते हैं, मतलब स्वागत पर ये वो होता है।
उसके बाद में किया है जो खड़ी लावनी होती है, बैठक की लावनी होती है, वो अकेली एक परफॉर्मर आके अपनी पेशकश मतलब अपनी अदा से सोलो परफॉर्मेंस करती है। वो एक उसके बाद में जो ग्रुप डांस था। वहीं फरीदाबाद में 37वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में अलग अलग राज्य से तमाम हस्तशिल्प पहुंचते हैं। अलग अलग देश से भी लोग अपनी कलाकृति लेकर सूरजकुंड आते हैं। ऐसे ही एक महिला जो इथोपिया से वहां स्पेशल कॉफ़ी लेकर आई हैं और सूरजकुंड मेले में पहुंची, और उनकी खास बात यह है कि वो हिंदी बोलना जानती हैं। ये हिंदी बोलना उन्होंने सिर्फ भारत आने के लिए सीखा है। उनका कहना है वो पिछले काफ़ी दिनों से हिंदी सीख रही थी और उनकी इच्छा थी कि वो भारत ज़रूर जाए। ज़रूरी है अपनी जगह, पर अपना कल्चर छोड़ के दूसरे की कल्चर के पीछे भागना ये तो मुझे लगता नहीं है अच्छा है, क्योंकि अपना खास करके तो इंडियन कल्चर इतना अच्छा है, इतना अलग है, तो अपने कल्चर की तरफ ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इंडियन मुझे पसंद है बेसिकली, और इसीलिए मैं हिंदी बोलती हूँ। अच्छा, हिंदी सीखी है या फिर मतलब कैसे आती है आपको? बेसिकली मैं यही रहती हूँ, ऑलमोस्ट 12 साल हो गया मुझे। मेरी हस्बैंड इंडियन है और तो इसीलिए मेरी लॉस इंडियन है, बोलती हूँ, उनके साथ रहती हूँ, चलती हूँ। सैंतीसवें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में न सिर्फ हस्तशिल्प सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी धूम मच रही है। छोटी चौपाल पर हरियाणा के सिंगर सोमवीर कठोरवाल ने धूम मचा दी है, जिसके बाद लोग झूमते हुए नजर आए। सिंगर सोमवीर कठोरवाल की बात करें तो वो हरियाणा से हैं और उन्होंने सपना चौधरी के साथ भी कई गाने परफॉर्म किए हैं। सोमवीर मेले में काफ़ी समय से आ रही हैं और उनका कहना है कि दादा लक्ष्मीचंद फिल्म में उन्होंने लगभग 5 गानों को अपनी आवाज़ दी है। उन्होंने कहा, वैसे तो हरियाणा में हम लोग परफॉर्म करते ही हैं, लेकिन फरीदाबाद में ये सूरजकुंड मेले में इंटरनेशनल मेला है और इसमें दूर दराज से लोग आए हैं और उनके बीच परफॉर्म करके उनमें जोश भर देते हैं। तो उनका ये भी कहना है कि बाहर देश से जो लोग आते हैं उनके बीच में परफॉर्म करना और अपनी संस्कृति को दिखाना बहुत अच्छा लगता है। तो सूरजकुंड मेले का 6ठा दिन रहा और इसके साथ आपको बता दें, बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ और मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे छोटी चौपाल पे परफॉर्मेंस हुई थी, हरियाणवी सिंगर्स पहुंचे थे, कैसी लगी उनकी परफॉर्मेंस? कितना एंजॉय किया? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि ये हरियाणा टूरिज्म के अंडर आता है तो हरियाणा की कला भी देखने को मिली और बाहर की जो है, जो इंटरनेशनल है और नेशनल है, वो सब देखने को मिला। तो कुल मिला के सब अच्छा था। एंजॉय किया? खूब एंजॉय किया। सूरजकुंड में पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके हो? एक बार और लास्ट ईयर आई थी, बट तब मतलब एक ही दिन आई थी, इतना कोई एंजॉय नहीं कर पाई थी, तो बेसिकली अभी पहली बार ही कह लो इसको आप। पहली बार एंजॉय किया? खूब, बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। छोटी चौपाल पे सिंगर आए थे जिन्होंने हरियाणवी सॉन्ग पे सॉन्ग्स गाए थे, कैसा लगा उनका परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा था, मतलब पूरा वाइब किया, पूरा डांस किया, मतलब मज़े आ गए। पैसा वसूल था आज का मेला। तो कितना पसंद करते हो हरियाणवी सॉन्ग्स को? बहुत करती हूँ, मतलब हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा ठेठ हरियाणवी समझ में नहीं आती, बट हाँ इतनी तो आ जाती है कि मैं डांस कर लूँ, उनकी बीट्स और वो बहुत अच्छी होती है। मेट्रो न्यूज़ में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।